तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 12 का है। बायोटेक्नोलॉजी का पहला यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है, यूनिट नंबर 1 के अंदर पहला चैप्टर अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी असल में मायने क्या रखता है, क्या बताना चाहता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको ही तोड़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को, और तोड़ के समझेंगे क्या होता है। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, बायो मतलब लिविंग। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स, मतलब कि लिविंग का टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करके कुछ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, तो उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो सकती है। टेक्निक्स of using living organism for products and services। हम लोग उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर यूज़ करेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसके लिए, ताकि हमें प्रोडक्ट मिल सके और क्या, हम उसका सर्विसेज का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देखो जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसको हम लोग दो एक्सपेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कि दो सिनेरियो पढ़ते हैं। एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के किस नाम से जानते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जैसे कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इडली और डोसा बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करना, ब्रेड और वाइन का बनाने के लिए इस्तेमाल करना ईस्ट का। ठीक है, हम लोग पूरा ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, वहीं पे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को और सर्विसेज को देता है। प्रोडक्ट बनाता है और सर्विस, मतलब उसको हम लोग बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है IVF, जीन थेरेपी, वैक्सीन और बहुत सारे। फिर देखो, फिर यहाँ पे अपने पास आएगा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? EFP। जैसे IUPAC नहीं होता, IUPAC, IUPAC वाला जो नॉमेनक्लेचर करता है, जैसे ICZR नॉमेनक्लेचर वाला, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ठीक वैसे ही एक संस्था है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये संस्था क्या करती है? ये डिफाइन करती है बायोटेक्नोलॉजी को कंसिडर किया जाएगा बोथ एक्सपेक्ट से, ओल्ड एक्सपेक्ट और मॉडर्न व्यू। ठीक है, मतलब ओल्ड एक्सपेक्ट और मॉडर्न एक्सपेक्ट का हम लोग कंसिडर करते हैं एक साथ, और एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जिसके अंदर आता है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड देयर एंजाइम, उनके एंजाइम्स जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के अंदर आते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो DNA और RNA आइदर हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इजोली जैसे बना है लैब के अंदर, जो मिमिक करता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, मतलब कि हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट देता है। किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मतलब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ताकि हम लोग सर्विसेज और प्रोडक्ट का इस्तेमाल बना सके। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक की हेडिंग है, इसके अंदर हम लोग दो कोर टेक्निक पढ़ने वाले हैं जो इनेबल करता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका पहला पार्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अच्छा, एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पहले तो कंस्ट्रक्ट करते हैं RDNA। R का मतलब होता है राइबोसोमल,
DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, देखो यार RDNA से कंफ्यूज मत होना, ये राइबोसोमल DNA नहीं है। जानते हो मैं RDNA कहाँ से उठा लिया? DNA, ये हम लोग पढ़ते ना इसकी पिछली वाली यूनिट के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे RDNA mRNA rRNA वहीं से यार मैं कनेक्ट कर लिया था, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। R अपना रिकम्बिनेंट DNA है, ठीक है, R जो होता है रिकम्बिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हम लोग जीन का ट्रांसफ़र करते हैं और तीसरा जीन की क्लोनिंग करते हैं। अच्छा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देखो, इसके अंदर हम लोग मेंटेन करते हैं स्टेराइल इन्वायरमेंट को। अच्छा, किस लिए? ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी कंटामिनेशन को या फिर अनवांटेड जीन को ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के समय पे जो अनवांटेड जीन आ जाते हैं उससे बचे रहने के लिए और स्टेराइल कंडीशन को बनाने के लिए हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है यार। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग पहला देखते हैं रिकम्बिनेंट DNA, ठीक है। देखो ये अपना डिजायरेबल ये अपना प्लांट सेल का DNA है, ठीक है। इसको ये देखो, ये ऐसे 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 अनक्वायर्ड DNA है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, ये हमारा डिजायरेबल जीन है। हाँ, हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर लेकर आते हैं, इसको कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर से। अच्छा, कट करके ये पार्ट निकाल लिया हमने। हाँ, ये क्या अपना डिजायरेबल जीन है। हाँ, क्या इसको हम लोग, क्या डिजायरेबल जीन को हम लोग फॉरेन जीन के नाम से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ये देखो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है ये ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA है, ठीक है। हाँ, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद रेप्लिकेट करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर नेचर का DNA, ठीक है। ये एक्ट करता है प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह, क्योंकि इसका हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसके पास ओराई है, ओराई का मतलब होता है ORI रिप्रेजेंट फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि कहाँ से हम लोग रेप्लिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा साइड से हम लोग कर सकते हैं, उसे को हम लोग ओराई बोलते हैं। ओराई बोलते हैं, और जिस साइड से हम लोग करते हैं उसे हम लोग ओराई साइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। हम लोग जब कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के अंदर हमारे पास आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसको हमने कट किया, बाइंड किया, ज्वाइन किया मॉलिक्यूलर ग्लू से, DNA लाइगेज बना दिया, ठीक। अब देखो हमने डिजायरेबल जीन को निकाला। हाँ, वेक्टर को, डिजायरेबल पार्ट को हम लोग कट किया, जहाँ पे हमें ये वेक्टर, ये जो डिजायरेबल जीन है उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। हम लोग ज्वाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू को इस्तेमाल करते हैं, इसका हम लोग बोलते हैं क्या, DNA लाइगेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाइगेसेस। इसकी स्पेलिंग देख लो भाई, LIGASES है, ठीक है ना, ये आई इसमें सट गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो देखो जब ये ज्वाइन हो जाता है तो ये डिजायरेबल जीन इंसर्ट हो जाता है वेक्टर के अंदर, तो इसको हम लोग RDNA को बोलते हैं, मतलब रिकम्बिनेंट DNA, मतलब रिकम्बाइन हो गया, ठीक है। अब फिर देखो जीन का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ RDNA को ट्रांसफ़र करो होस्ट के अंदर। होस्ट हमारा क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई है, ठीक है। इसका स्पेलिंग भाई, एस्चेरिचिया कोलाई का स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आया था, मैंने भी कंफ्यूज हुआ था, टीचर ने मेरे को खड़ा करके पूछा था क्लास के अंदर, और भाई मैं बता नहीं पाया था, मेरे को इतना बुरा फील हुआ था कसम से भाई। पूरी क्लास में मेरे को बेइज्जत कर दिया था यार, कि ये बोल के बेइज्जत कर दिया यार, इस एस्चेरिचिया की स्पेलिंग नहीं याद आ रही है तेरे को, तो क्या टॉप करेगा। मैं बोला यार टॉप करने के लिए कौन पढ़ता है, नंबर के लिए नहीं, हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते थे। सर को बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, मैं तेरे को बता देता हूँ। एस्चेरिचिया की स्पेलिंग याद कर लेना, ध्यान से याद करना, क्योंकि भाई बड़ी कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है एस्चेरिचिया भाई, मेरे को भी अभी भी नहीं याद है, ठीक है, तुम समझ लेना भाई। ये देखो अपना ई कोलाई है, इसके अंदर हम लोग वेक्टर को डाल देते हैं, ठीक है।
ये वेक्टर को डालें, इसका ये रिकम्बिनेंट पार्ट है होस्ट के अंदर डालें, आरडीएनए को डालें। अब ये जितना भी प्लाज्मिड बनाएगा उसे रेप्लिकेट करेगा, इसके नंबर को बढ़ाएगा। मतलब कि तीसरा प्रोसेस क्या होता है, जीन क्लोनिंग। पहला होता है आरडीएनए का फॉर्मेशन करना, ठीक है, आरडीएनए का फॉर्मेशन करना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना जीन का ट्रांसफ़र करना, ठीक है, जीन का ट्रांसफ़र करना। तीसरा होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना डीएनए का, ठीक है। ये अपना इकोलाई है, इसके अंदर वेक्टर के अंदर वेक्टर ने बहुत सारे कॉपीज बनाए। इसको फिर जब भी डिवाइड करेगा तो इक्वली डिवाइड करेंगे, ये 3-3 कॉपी लेके आगे बढ़ेगा। इससे नंबर कॉलोनी जब बढ़ेगी तो ज़्यादा नंबर के अंदर हम लोग को अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया जो इम्पोर्टेंट है नीट के एक्सपेक्टेड से, ठीक है, नीट के एक्सपेक्ट से, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी। हाउ वाज द फर्स्ट आरडीएनए कंस्ट्रक्टेड, मतलब पहला कैसे आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1972 के अंदर स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोर्न ने कंस्ट्रक्ट किया था आरडीएनए को। नाम याद रखना साइंटिस्ट का, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोर्न, ठीक है, 1972 के अंदर आरडीएनए की खोज की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, they are link antibiotic resistant gene with the native plasmid of Salmonella typhimurium। जानते हो ये वर्क किसके ऊपर किए थे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर वर्क किए थे, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ लिंक कर दिए थे इसके प्लाज्मिड के साथ, किसके प्लाज्मिड के साथ, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के साथ। अच्छा, ये देखो अपना ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, हाँ, नेटिव प्लाज्मिड है, बिल्कुल। इसको निकाला, हाँ निकाला, मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया, स्ट्रक्चर इंडोन्यूक्लियस से, ठीक है, कट के दिया, वेक्टर से कट किया, ये प्लाज्मिड है, हाँ प्लाज्मिड है। अब देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, हाँ, इसको मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया, ये अपना निकल गया डिजायरेबल प्रोडक्ट, हाँ। इन दोनों को रिकम्बाइन करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाओगे आरडीएनए बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर जब तुम ट्रांसफ़र करोगे, हाँ, फिर इसके बाद ये रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा और अपना, भाई एक पेज मिसिंग है क्या यार, एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ, अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, यही है। अब देखो ये अपना एक एक्सपेरिमेंट ट्यूब है, यू ट्यूब है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला ट्यूब है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर इस्तेमाल किया था। इसके अंदर देखो ये छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे देखो जो दिख रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो क्या है, सेल है, क्या है, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ। अच्छा अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं, अगर फंगल सेल वाला है तो हम लोग काइटिनेज डालेंगे, प्लांट सेल वाला है तो सेलुलोज डालेंगे, बैक्टीरियल का सेल वाला है तो लाइसोजाइम डालेंगे। ये सब क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन कर देंगे क्या, वॉल को, किसके वॉल को, सेल वॉल हो या फिर मेम्ब्रेन हो, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे और रिलीज कर देंगे सेलुलर कांस्टेंट को, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया, हियर द अदर कंपोनेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो प्रेजेंट नीड टू बी डाइजेस्टेड। वो देखो हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यार एक पेज में गायब कर दिया, इसका टॉपिक नोट कर लेना। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ डीएनए टेक्निक्स
ठीक है। डीएनए का हम लोग आइसोलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में ये टॉपिक, ठीक है। हो जाता है यार, गलती कभी कभी हो जाती है। अब कौन फिर से अपलोड करे, बता दे रहा हूँ। डाइजेस्ट करना होगा, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीएज डालेंगे, अगर आरएनए को डाइजेस्ट करना आरएनएज डालेंगे, अगर लिपिड को डाइजेस्ट करना होगा तो लिपेज डालेंगे, ठीक है। ये हम लोग डाल देंगे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको, अगर हम लोग डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि DNA can be precipitated out by adding chilled ethanol। इम्पॉर्टेंट है, 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 3 बार लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड इथेनॉल डालते ही DNA प्रेसिपिटेट हो जाता है, हाँ हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना दोस्त, ये नीट के अंदर भी आ सकता है, बोर्ड के लिए तो मस्ट है। और ये स्पूलिंग जब करते हैं ना तो डीएनए हम लोग को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीन, अब देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीन विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम लोग फ्रेगमेंट का देखते हैं जीन का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर कैसे है, ठीक है। इन 1963, हाँ 1963 के अंदर 2 जीन को डिस्कवर किया गया था, नेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए मिथाइलेज। अच्छा, 2 एंजाइम को डिस्कवर किया गया 1963 के अंदर, आरएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए मिथाइलेज। जबकि अब देखो मैं ये बताऊं, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये मॉलिक्यूलर सीजल का इसकी तरह इस्तेमाल होता है, जो ये कट करता है उसको ये प्रिवेंट करता है डीएनए मिथाइलेज, ठीक है। यही लिखा है नीचे, अब देख तो लैंग्वेज में कैसे लिखा है, वर फॉर्म मिथाइलेज वर फॉर्म former the cleave restricted the growth of bacteriophage, cleaving the genetic material and later add genetic methyl group in own DNA is protected it। देखो ई कोलाई क्या करता है, बैक्टीरियोफाज जब अपना डीएनए इंटर करता है, हाँ ठीक है, तो ई कोलाई क्या करता है, कट कर देता है बैक्टीरियोफाज के डीएनए को, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को। तो जो मिथाइलेज होता है ना, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है ताकि वो जो मिथाइलेशन कर देता है, मतलब कि अपने डीएनए को मिथाइल की कोटिंग कर देता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके अदर सोर्स से, मतलब कि जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर से डीएनए आ रहा है वही का, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है, हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था प्रोकैरियोट से, यो टिल द डेट मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। 900 से ज़्यादा एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की जा चुकी है, उससे भी ज़्यादा खोज की जा चुकी है खाली 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, नेमिंग कैसे आती है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जो नेमिंग है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो कैसे किया गया है, जैसे अब देखो मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लेता हूँ, EcoR1, ठीक है, हाँ, E स्टैंड फॉर फर्स्ट लेटर, ये नेक्स्ट 2 लेटर है, ये थर्ड स्ट्रेन का है, रफ है, ये रोमन नंबर है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताया जाता है। जो फर्स्ट लेटर है जीनस के बारे में बताता है, जो सेकंड लेटर है नेम ऑफ स्पीसीज के बारे में बताता है, थर्ड स्ट्रेन रफ है कि स्मूथ है, स्ट्रेन की कंडीशन के बारे में बताता है, और ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं हाइड 2 का, ठीक है। ये H है हीमोफिलस, मतलब कि ये जीनस है, हाँ। इन क्या है, इन्फ्लुएंजी है, सेकंड 2 लेटर। D क्या है, स्ट्रेन RD स्ट्रेन है, ठीक है।
टू क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। अच्छा टाइप कितना, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का टाइप कितना, 2 है। नोट इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है। हाइंड 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो आइसोलेट किया गया था एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर। 5 साल बाद इसको पहचाना गया। आइसोलेट तो कर लिया गया था पहले ही, अर्लियर आइसोलेटेड, लेकिन इसके कैरेक्टराइज्ड किया गया, इसको कैरेक्टर को पहचाना गया, पढ़ा गया, परखा गया कब, 5 साल बाद। यूजुअली जो टाइप 1 एंजाइम है ना, हाइंड 1, नॉट यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका इस्तेमाल ही नहीं होता भाई, इस्तेमाल ही नहीं होता। हाइंड वन का इतना इस्तेमाल ही नहीं होता जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा, वर्किंग और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, क्या आप वर्किंग के बारे में बता सकते हो? टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या फिर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है वो बिलोंग करता है लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये कट कर देता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है। ये देखो यार, मैं गलती से शुरू कर दिया ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बढ़िया लगा वीडियो तो लाइक कर देना यार, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।